में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। नए सदस्य शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। महासचिव महोदय। सुश्री स्मिता, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई है, अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। सुश्री स्मिता। महोदया, आप शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। महोदया, मैं शपथ। आप किस भाषा में? माइक दो। मैं सुश्री स्मिता, जो युवा संसद के लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। श्री आशुतोष प्रसाद, जो असम के जोरहाट संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। श्री आशुतोष प्रसाद। महोदय, आप शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। महोदया, मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? हिंदी में महोदया। मैं आशुतोष, जो युवा संसद की लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। चूंकि हम 2 माह के पश्चात आज मानसून सत्र के शुभारंभ पर मिल रहे हैं, मेरा यह दुखद कर्तव्य है कि मैं सदन को हमारे थल सैनिकों की दुखद निधन की सूचना दूं। दिनांक 20 अप्रैल 2023 को पूंछ जिले में सेना पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए, जिसमें 5 में से 4 पंजाब से थे और 1 ओडिशा से थे, जो कि पूरे राष्ट्र के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। ये सभी सैनिक अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहते थे, जिनकी इस दुर्घटना में असामयिक मृत्यु निश्चय ही दुखद है। मैं इन सभी के परिवारों के लिए गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुंछ जिले के आतंकी हादसे में मारे गए सभी सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे जवान देश की सुरक्षा में विपरीत व कठिन परिस्थितियों में भी अपने देश की सुरक्षा में विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा तत्पर रहते हैं। वे हमारे राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति तथा मानव संसाधन। उनके त्याग, बलिदान और समर्पण की वजह से हम देश के भीतर सुरक्षित रहते हैं। हमारे इन 5 थल सैनिकों की असामयिक मृत्यु अत्यंत दुखपूर्ण है। मैं इन सब के परिजनों के लिए अपनी गहरी शोक संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। धन्यवाद महोदय। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में मैं अपने आप को और अपने दल को संयोजित करता हूँ। हमारे देश के सैनिक हमारी रक्षा के लिए हर वक्त डटे रहते हैं। उनके रहने से ही हम और आप अपने घरों में सुरक्षित हैं। चाहे होली हो या दिवाली, हमारे देश के सैनिक उस वक्त भी सीमा पे खड़े रहते हैं, उस वक्त भी सीमा पे डटे रहते हैं। पर मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि पुंछ जिले के आतंकी हमले में हमारे 5 जवान शहीद हो गए, जिसमें से 4 पंजाब से थे और 1 ओडिशा से थे। यह राष्ट्र के लिए बहुत दुखद खबर है।
अतः इस दुखद घड़ी में मेरा शहीदों के परिजनों से यह आग्रह है कि अपने आप को अकेला न समझे, बल्कि पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। मैं शोक संतृप्त परिवार को अपने संवेदनाएं भेजने में स्वयं को और अपने दल को संयोजित करता हूँ। धन्यवाद मैडम। अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रिमंडल के नए सदस्य का सदन से परिचय कराना चाहता हूँ। श्री कृष्ण कुमार, भारी उद्योग मंत्री। सुश्री शानू प्रिया, पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। धन्यवाद महोदय। अब प्रश्नकाल शुरू होता है। प्रश्न संख्या 101, सुश्री अनुप्रिया। कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को सम्माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहती हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय में माइग्रेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना तथा विभिन्न संस्कृतियों का पारस्परिक आदान प्रदान है। यह नीति अपने उद्देश्य में काफी हद तक सफल है, लेकिन जब कभी भी इस नीति के अंतर्गत कोई भी स्थानीय समस्या उत्पन्न होती है तो स्थानीय कारकों का ज्ञान कर उसका समाधान कर दिया जाता है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 102, सुश्री अंशु। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का अवमूल्यन लगातार जारी है और यह गिरकर प्रति डॉलर 80 रुपए के ऊपर पहुँच गया है। इस अवमूल्यन का क्या कारण है? रुपए के अवमूल्यन को रोकने के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठाए? धन्यवाद। वित्त मंत्री जी कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को यह जानकारी है कि डॉलर के मुकाबले रुपये का अवमूल्यन हो रहा है। महोदय, इस अवमूल्यन का प्रमुख कारण रूस यूक्रेन युद्ध है। युद्ध के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से चालू खाते का घाटा अधिक बढ़ गया। महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहती हूँ कि भारतीय रुपया भले ही डॉलर के मुकाबले में 80 रुपए से ऊपर पहुँच गया, लेकिन रुपयों के इस अवमूल्यन को रोकने के लिए सरकार और RBI द्वारा कई कदम उठाए गए। RBI ने 12,000 करोड़ के बॉन्ड बेचने का निर्णय लिया, जिससे बाजार की तरलता को सोखा जा सकता है। RBI ने यह निर्णय लिया है कि ONGC, IOC इत्यादि कुछ कंपनियों को छोड़कर अन्य कंपनियां विदेशी परिसंपत्ति को नहीं खरीद सकती। यह भी निर्णय लिया गया है कि अब कोई भी भारतीय 2 लाख रुपए के बजाय 15,000 रुपए भेज सकेगा। हाल ही में RBI ने अपने प्रमुख मौद्रिक दरों में भी परिवर्तन किया। इन उपायों से आशा है कि आने वाले 3 से 4 महीने में रुपयों के सम्मूलन पर काबू पा लिया जाएगा। गैर पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में 13% की कमी आई है। यह एक शुभ संकेत है। पिछले वर्ष देश की GDP 5% से कम थी, जो इस वर्ष 2022-23 में 6.5 से 7.5% है। वैश्विक उथल-पुथल के परिणामस्वरूप माह अगस्त और सितंबर में सेंसेक्स 50,000 पॉइंट से नीचे गिर गया है, जो वर्तमान में 60,000 पॉइंट के करीब पहुंच चुका है। इससे यह इंगित हो रहा है कि निवेशकों का भरोसा बाजार की ओर लौट रहा है और अर्थव्यवस्था के जल्दी पटरी पर आने की उम्मीद है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 103, कुमारी कृतिका। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य एवं कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि क्या वे इस तथ्य से अवगत हैं कि टमाटर के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है तथा टमाटर का मूल्य 100 रुपए प्रति किलो पहुँच गया है। यदि हाँ, तो सरकार इस संबंध में क्या उपाय कर रही है? क्या सरकार टमाटर के निर्यात पर रोक लगाने का विचार कर रही है? धन्यवाद महोदय। खाद्य एवं कृषि मंत्री जी कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन तथा माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूँ कि टमाटर के मूल्य में हो रही वृद्धि की जानकारी सरकार को है। टमाटर की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार कई प्रकार के उपाय कर रही है। राज्य सरकार के सहयोग से जमाखोरों के खिलाफ लगातार छापे की कार्रवाई जारी है,
जिससे टमाटर की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। केंद्र सरकार आगे बढ़कर सरकारी स्टॉलों पर टमाटर बेचने का निर्णय किया है। सरकार रूस तथा चीन से टमाटर के आयात पर विचार कर रही है, जिससे टमाटर की आपूर्ति बढ़ने पर कीमतों में कमी हो सके। महोदया, मैं सदन को यह सूचित करना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र एवं देश के अन्य भागों में इस वर्ष टमाटर की बम्पर पैदावार होने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले 3-4 महीनों में टमाटर की कीमतों में तेजी से कमी हो। महोदया, मैं सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सरकार टमाटर के निर्यात में रोक लगा दी है। धन्यवाद महोदया। प्रश्न संख्या 104 कुमारी रानी। महोदया, मैं कोयला मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या कोल ब्लॉक्स का आवंटन ओपन टेंडर द्वारा न करके किस नीति के तहत किया गया है? क्या देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक कोयला घोटाले की फाइलें मंत्रालय से गायब? क्या सरकार अपने खास लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? धन्यवाद महोदय। कोयला मंत्री जी कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूँ कि देश में सस्ती बिजली उत्पादन के लिए कोल ब्लॉक्स का आवंटन ओपन टेंडर द्वारा न करके बल्कि स्क्रूटनी द्वारा किया गया है। कोयला घोटाले की 150 फाइल मंत्रालय से गायब है, बाकी सभी फाइलें मंत्रालय में सुरक्षित है। सरकार किसी भी व्यक्ति या संस्थान को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है। इस घटना में कानून अपना काम कर रही है। मंत्रालय से जो भी 150 फाइल गायब हुई है, सरकार इसकी जांच करेगी। इस घटना में जो भी व्यक्ति या संस्थान दोषी पाए जाएंगे, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोयला घोटाले का केस सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, अतः हम सभी को न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद महोदया। संख्या 105 कुमार अध्यक्ष। पेट्रोलियम मंत्री जी ये बताने का कष्ट करेंगी कि क्या पेट्रोलियम के उत्पादों में कीमतों की वृद्धि हुई है? यदि हाँ, तो इसके पीछे का क्या कारण है? धन्यवाद। पेट्रोलियम मंत्री जी कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रूस यूक्रेन में चल रहे गृहयुद्ध के अंतर्राष्ट्रीय बाजार के तेल काफी दाम बढ़ गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तेल कंपनियों को बहुत अधिक घाटा भी बहुत हो चुका है। इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहूंगी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को निर्धारण बाजार दर के आधार पर किया जाता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को सरकार द्वारा डिरेगुलेट कर दिया गया है। महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि सरकार ने कीमतों में वृद्धि की है, किंतु यह विशेष रूप से पेट्रोलियम पदार्थों की है। अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि कदापि नहीं की है। मेरे विचार से यह सरकार द्वारा ग्राहकों समय पर दी जा रही छूट का ही परिणाम है। इसका मुख्य कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के आय भारी वृद्धि है। तेल पूल के घाटे को नियंत्रित करने का मूल्य वृद्धि की जा रही है। हम रूस से पेट्रोलियम पदार्थ आयात कर कीमतों में नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद महोदय। प्रश्न संख्या 106 श्री अमन। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या प्रधानमंत्री जी ये बताने का कृपा करेंगे कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में है, क्योंकि हमारी जीडीपी लगातार कम होती जा रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार की नीतियां इस मंदी के लिए जिम्मेदार रही एवं सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या उपाय कर रही है? धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, यूएसए और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के असर से भारत भी न छूता नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी अंतर्राष्ट्रीय मंदी का प्रभाव प्रलिखित हो रहा है। नहीं सरकार की सकारात्मक नीतियां एवं मजबूत बुनियाद के कारण हमारी सरकार अन्य यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर स्थिति में है। सरकार का प्रयास है कि आरबीआई और सेबी की मदद से निवेशकों को वित्तीय बाजार की ओर आकर्षित किया जाए। सरकार ने रक्षा एवं बीमा के क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर 49% कर दिया है। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 500 करोड़ का इंपोर्ट फंड भी बनाया है। धन्यवाद महोदय। प्रश्न संख्या 107 श्री रंजन। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को फैमिली पेंशन यानी जीओआई पेंशन मिलती है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी यह भी बताने का कृपा करेंगे कि अपनी मांगों के समर्थन में पिछले कई वर्षों से
नवोदय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इन मांगों पर सरकार की क्या मंशा है? धन्यवाद महोदय। मंत्री जी कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य तथा माननीय सदस्यों को यह बताना चाहती हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को फैमिली पेंशन यानी GOI पेंशन नहीं मिलती है। वर्ष 2004 से पूर्व नियुक्त शिक्षक एवं कर्मचारियों को CPF तथा वर्ष 2004 के बाद नियुक्त शिक्षक एवं कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम की सुविधा प्रदान की गई है। महोदय, नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना सोसाइटी के रूप में वर्ष 1986 में हुई थी और उस समय नवोदय विद्यालय समिति ने CPF विकल्प चुना था। महोदय, नवोदय विद्यालय समिति के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी 6 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक अपनी 23 मांगों के समर्थन में हड़ताल कर रहे और उनकी प्रमुख मांग थी कि नवोदय विद्यालय के सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को फैमिली पेंशन यानी GOI पेंशन प्रदान की जाए। महोदय, इसके संबंध में मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहती हूँ कि शिक्षा मंत्रालय उनकी इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। मंत्रालय द्वारा तैयार ड्राफ्ट पर इंटर मिनिस्टेरियल ग्रुप द्वारा विचार विमर्श अपनी एडवांस स्टेज में जल्दी ही कैबिनेट नोट तैयार करके कैबिनेट में भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा शिक्षकों एवं द्वितीय विषय शिक्षकों को PGT ग्रेड में प्रोन्नति का प्रस्ताव मान लिया गया है। JNBST के फॉर्म को चेक करने की दर ₹1 से बढ़ाकर ₹3 कर दिया गया है। महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हड़ताल पर गए शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों की 23 मांगों में से 15 मांगों को मान लिया गया है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 108 श्री शिवाराज। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सामाजिक न्याय एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में गैर संवैधानिक खाप पंचायतों का कुछ राज्यों में बहुत अधिक हस्तक्षेप है, जिसके कारण ऑनर किलिंग जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। इन पंचायतों को रोकने के लिए सरकार कौन सा कदम उठा रही है? आखिरकार सरकार क्या कर रही है? माननीय, कहने के लिए तो स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन ये बातें सिर्फ कहने के लिए ही हैं। वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। स्त्रियों को अपने इच्छानुसार घूमने फिरने की आज़ादी नहीं है, उन्हें अपने स्वेच्छानुसार जीवन साथी चुनने तक का अधिकार नहीं, तो ये कैसा समान अधिकार है? धन्यवाद। सामाजिक न्याय एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री जी कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदया, क्योंकि खाप पंचायतें संवैधानिक नहीं है तथा उनके निर्णय मानवाधिकार तथा महिला अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, अतः केंद्र सरकार ने इस प्रकार के असंवैधानिक प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों तथा पुलिस प्रमुखों की बैठक बुलाई है। बैठक के पश्चात राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके संवैधानिक उल्लंघन के मामलों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महोदया, सरकार को इस संबंध में पूरी जानकारी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ इलाकों में खाप पंचायतों द्वारा अपने और अपने परिवार के झूठे सम्मान के नाम पर अपने ही बच्चों की हत्या तथा अपने समाज की महिलाओं के लिए कुछ असंवैधानिक निर्णय लिए गए हैं, जैसे महिलाएं व लड़कियां घर से बाहर अकेले घूम फिर नहीं सकती हैं तथा अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं नहीं कर सकती हैं। ऐसी स्थिति को देखकर मैं भी एक स्त्री होने के नाते अपने उद्गार नहीं रोक पा रही हूँ। समाज रूपी गाड़ी के 2 पहिए नर और नारी पुरुष प्रधान समाज में नारी बिनु अधिकार सृष्टि की रचना करे पाले घर संसार आजीवन संसार में सहती दुख अपार स्वतंत्रता हर जीव का पहला है अधिकार नारी बस दासी रही और रही लाचार जीवन साथी का अगर मन से करे चुनाव ऑनर किलिंग के नाम पर होता है संघर्ष। धन्यवाद महोदय। प्रश्न संख्या 109 श्री मनीष। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका और सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का ध्यान बालासोर में घटित दर्दनाक ट्रेन हादसे की ओर ले जाना चाहता हूँ, जिसमें सैकड़ों मासूम लोगों की जानें गई। तो रेल मंत्री जी क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि आखिर आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हमारी रेलवे तंत्र सुरक्षित क्यों नहीं है? दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई? महोदया, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पीड़ित परिवारों के लिए सरकार ने अब तक क्या क्या प्रावधान किया? धन्यवाद महोदया। रेल मंत्री जी कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि बालासोर में हुई रेल दुर्घटना महज एक तकनीकी खराबी का नतीजा है, जिसका मुझे खेद है। रिपोर्ट के अनुसार यह ट्रेन हादसा
नॉर्थ सिग्नल गुमटी पर किए गए सिग्नलिंग सर्किट अल्ट्रेशन में हुई खामियां और स्टेशन के गेट नंबर 94 पर लेवल क्रॉसिंग के लिए इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर के प्रतिस्थापन से संबंधित सिग्नलिंग के कारण हुआ। स्टेशन की अपलूप लाइन पर मालगाड़ी पहले से खड़ी थी, उसी लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस पीछे से आ गई और दोनों में टक्कर हो गई। उसी समय डाउन मुख्य लाइन से हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस गुजर रही थी और उसके भी आखिरी दो डिब्बे टकरा गए और पलट गए। इस घटना में 293 लोगों की जानें गई है और करीब 1000 व्यक्ति घायल हुए हैं। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से चोटी लोगों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। इस दुर्घटना की अभी सीबीआई जांच चल रही है। अगर कोई भी इसमें दोषी पाया जाता है तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। और मैं आपको आंकड़ों के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद से रेल दुर्घटनाओं में 70% तक की कमी आई है। हाल ही में हमने कवच सिस्टम और वंदे भारत को भी लॉन्च किया है, जिसके कारण न केवल रेल दुर्घटनाओं में कमी आएगी बल्कि यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा भी प्रदान करेगी। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 1 सदस्य कुमारी साक्षी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सावन भादो साधु हो गए, बादल सब सन्यासी, पछुआ चुपे पुरवा को धरती रह गई प्यासी। फसलों ने बैराग ले लिया, जोगी हो गए धानी, जाने कब बरसेगा पानी, जाने कब बरसेगा पानी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूँ कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी हम बाढ़ और सूखे की रोना रोते हैं। क्या सरकार के पास इस समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस योजना है? धन्यवाद महोदय। प्रधानमंत्री जी कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में मानसून के अनिश्चित स्वभाव, जिससे कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि होती है। यह बड़े पैमाने पर बाढ़ को एवं सूखा की आपदा को लाती है। निसंदेह इससे हमारे देश में बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। इससे निपटने के लिए विगत में भी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का क्रियान्वयन किया गया था, जिससे काफी सफलता मिली है, लेकिन अब तक इस समस्या से निजात नहीं मिला। अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार इस मुद्दे पर बहुत संवेदनशील है। हम बहुत शीघ्र इस पर कार्य योजना ला रहे हैं। हमारी सरकार नदियों को जोड़ने का कार्य कर रही है। हम आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम हमारे देश में बाढ़ एवं सूखा की आपदा से निजात दिलाएंगे। धन्यवाद महोदय। महासचिव युवा संसद की राज्यसभा से प्राप्त संदेश को पढ़ूंगी। अध्यक्ष महोदया, मुझे युवा संसद की राज्यसभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेश को पढ़ना है। युवा सांसद को महासचिव से प्राप्त संदेश की सूचना देनी है, जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार मुझे रेलवे यात्री सुविधाएं सुधार विधेयक 2023 इम्प्रूवमेंट ऑफ पैसेंजर फैसिलिटीज रेलवे बिल 2023 की प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो राज्यसभा द्वारा 5 फरवरी 2023 को हुई बैठक में पारित किया गया था। महासचिव राज्यसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक की प्रति सभा पटल पर रखेंगे। महोदया, मैं राज्यसभा द्वारा पारित किए गए रेलवे यात्री सुविधा सुधार विधेयक 2023 की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ। Now 0 hours start. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि पिछले 9 सालों से 400 रुपए की गैस सिलेंडर को 1200 रुपए, और अब जबकि 3 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, तो सरकार को मकान और पहनने के प्रति चिंता व्यक्त होने लगी और मूल्य में 200 रुपए की कमी कर दी गई। इस संबंध में सरकार को क्या कहना है? धन्यवाद। Honorable Speaker Madam, as whole nation know that our Prime Minister was keen to visit his counterpart in Pakistan to talk about the peace. Please maintain decorum, our army troops were
of Jammu Kashmir's Kupwara district. After 15 days long operation, that area was cleared and the terrorists were pushed back. Moreover, Army Chief made it clear that Pakistani Army provided cover fire to infiltrate into Kiran sector. The whole episode of Kiran sector is a matter of serious concern because it reminded us of Kargil Institution 1999. Speaker Madam, I want to know from the government, is it not shameful to nation that our Prime Minister talked about peace whereas Pakistan grabbed our village? Why is government keeping eyes closed on the issue of national security? I hope government will take a stern action against Pakistan, otherwise I will make the image of our country as a weakened. Thank you, ma'am. माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी के द्वारा जब इसी सदन में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तभी यह बयान दिया गया था कि यह यूटी दर्जा अस्थायी है, जम्मू कश्मीर पुनः राज्य बनेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि वह जम्मू कश्मीर को पुनः पूर्ण राज्य का दर्जा कब बहाल करेंगे। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि कश्मीर घाटी में घट रही निरंतर आतंकवादी घटनाओं को देखते हुए ही हमारी सरकार ने अभी तक इसे राज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया, किंतु हमारी सरकार इस विषय पर बहुत संवेदनशील है और जल्दी ही उचित निर्णय के साथ हम प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि पिछले 5 महीने से मणिपुर जल रहा है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, 1000 लोग स्थापन कर चुके हैं, 2 सप्ताह के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, मां बहनों की आबरू को तार तार किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी मौन साधे हुए हैं। धन्यवाद। संसदीय कार्य मंत्री जी कृपया। Honorable Speaker, ma'am, I will convey these matters to the concerned ministers. Thank you, ma'am. Honorable Speaker, Madam, a serious breach of privilege has been committed by the member of civil society. A few news channels and newspapers moved by while commenting on the draft of Land Acquisition Bill 2030, approved by Parliamentary Study Committee. All these attributed dishonest motives and expressed their doubt about the integrity of full political class and all the halls. Members of Parliament, I therefore requested you to allow me to raise the question on that matter now. Ms. Mahima, have you given notice of it earlier? You may give due notice along with a copy of newspaper cuttings and a statement made by civil society member if recorded. I shall consider it. You cannot spring a surprise on me like this. Honorable Ma'am, I have already given notice of it at 10:15 a.m. today. It will be examined when it comes to me. I shall consider it and let you know my decision. Now time to welcome foreign delegates. Honorable members, I have to make an announcement. On the behalf of the honorable members of the House, I have great pleasure in extending our warm welcome to His Excellency, Mr. Nikhil, Speaker of Chinese Parliament, and honorable members of Chinese parliamentary delegation who are on a visit to India are our honored guests. The other honorable members of the delegations are Mr. Vishal, Member of Parliament, Ms. Poonam, Member of Parliament. It is a very high-powered delegation who reached Delhi on Saturday, 12th of July 2023. They are now seated in special box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. We also convey our warm feelings and very best wishes through them to their President, Prime Minister, Parliament and the government and very friendly people of China. Mr. Nikhil, Mr. Vishal, Ms. Poonam. Calling attention motion. Now let us take up the calling attention. Ms. Bharti, Master Pratyush, Master Arun, Ms. Siti will call the attention of Home Minister. Ms. Siti. Honorable Ma'am, first I welcome government's moves for separate state Telangana from Andhra Pradesh to address the long-pending demand and struggle of people of Telangana area. Really, it is a landmark decision keeping in view the development issues brought in. But simultaneously, Telangana decision triggered, renewed and fueled other statehood demands and protests, particularly borderland territory of Assam, Bodkhaland in West Bengal, Vidarbha in Maharashtra and division of Uttar Pradesh. I, therefore, very sincerely
draw the attention of Honorable Home Minister towards these ongoing protests. Will Home Minister please clarify that why is government not considering the demand of separate state of borderland from Assam, where people have been protesting, agitating and turned violent? Madam, let me show some newspapers to present how people in borderland have protested and turned violent. I therefore very sincerely the people have been protesting, agitating and turned violent. Madam, let me show some newspaper to present how people in borderland region have protested and turned violent that caused casualty as well as great damage to government offices, vehicles, buildings and private property. I lastly urge government to materialize all genuine demands for statehood including borderland, Gorkhaland, Vidarbha and stating Uttar Pradesh, Himachal, Budelkhand, Awadh Pradesh and Paschim Uttar Pradesh on the ground of accommodating diversity, ensuring balanced development and representation of all in one. माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग तेलंगाना राज्य की घोषणा के बाद आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर छिटपुट हिंसात्मक घटनाएं हुई थी। जैसा कि सभी जानते हैं, वहां पर तेलंगाना समर्थकों ने अलग राज्य की घोषणा का स्वागत करते हुए खुशियां मनाई थी तथा दूसरी ओर सीमांध्र तथा रायलसीमा में लोगों ने पृथक तेलंगाना राज्य का विरोध किया था, क्योंकि वे लोग एकीकृत आंध्र प्रदेश के पक्ष में। इसको लेकर वहां हिंसा हुई थी तथा असम में भी अलग बोडोलैंड टेरिटरीज की मांग को दोहराते हुए लोगों ने प्रदर्शन किए, जिसमें कुछ हिंसात्मक घटनाएं भी सामने आई। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमारी सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं, जैसे राज्य पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को भी तैनात किया गया है तथा मैं व्यक्तिगत रूप से इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संपर्क में रहते हुए पूरे मामले को करीब से देख रहा हूँ। अभी वर्तमान में वहां पर स्थिति पूरी तरह से शांत व नियंत्रण में तथा पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन तो हो रहे हैं, किंतु हिंसा की खबर गलत है। धन्यवाद महोदय। Ms. Bharti. Honorable Speaker Madam, I really thank the Chair for providing me an opportunity to draw the attention of Home Minister for taking up discussion with regard to inadequate preparation, precaution and homework and by government before taking a decision of forming new state Telangana that led to widespread protests and violence in Andhra Pradesh. There are reports in media and newspapers that government has failed to take precautionary measures and assess the implication of forming new state Telangana. That is why a large number of people came on the streets in Simandra and Rayalaseema areas of Andhra Pradesh to protest against government rules. At some places, protesters turned violent and caused great damage to public property. As around 108 number of buses and vehicles were set ablaze, various government offices and buildings were set fire and thrown destroyed. These reports compel me to believe that government has not only taken the decision hurriedly, but also without assessing the situation at ground level and making proper arrests. I therefore urge the government to do all needful in areas to ensure normalcy in affected areas and satisfy the will of both sides. Thank you, ma'am. Master Practice. माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा गृह मंत्री जी का ये प्रश्न है कि अलग तेलंगाना राज्य की घोषणा के बाद जिस तरह से तेलंगाना समर्थकों में खुशियों का माहौल था, वहीं दूसरी ओर यदि देखा जाए तो तटीय क्षेत्र के लोगों के लिए यह बहुत निराशाजनक व दुखद बात है, क्योंकि उनका मानना यह है कि तटीय क्षेत्र के लोगों का मानना यह है कि यह किसी राज्य का विभाजन नहीं बल्कि एकीकृत आंध्र का संपन्नता और निर्धनता में विभाजन है। महोदया, जैसा हम सभी को विदित है कि प्रस्तावित तेलंगाना क्षेत्र के लोग आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न व सुदृढ़ हैं और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए वे विदेश ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा ब्रिटेन जैसे देश भेज रहे हैं। और वहीं विभाजन से पहले की अगर बात देखी तो तटीय क्षेत्र के लोग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए हैदराबाद भेज रहे थे और इस विभाजन के बाद उनके लिए अपने बच्चों को हैदराबाद भेजना भी आसान नहीं होगा। महोदया, मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी इस बात पर अपने कुछ राय प्रकट करें। धन्यवाद महोदया। मास्टर अरुण। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यान गोरखा जनमुक्ति मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पृथक तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद से ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र दार्जिलिंग सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल से अलग गोरखालैंड राज्य बनाने
की मांग उठने लगी है, जिसके लिए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा वर्षों से संघर्ष कर रहा है। भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सहित सभी कारणों से उनकी मांगें उचित प्रतीत होती है। हम सभी जानते हैं कि देश की रक्षा में गोरखा लोगों का त्याग, बलिदान अतुलनीय है। अगर पृथक गोरखालैंड राज्य नहीं बनाया जाता है तो गोरखा लोगों के साथ यह अन्याय तथा भेदभाव होगा। गोरखा लोगों का यह भी मानना है कि केंद्र सरकार ने आगामी चुनाव में अपनी सीटें बढ़ाने के लिए अलग राज्य तेलंगाना का निर्माण कर दी है, परंतु उनका क्षेत्र जो हर तरह से पिछड़ा हुआ है, जिसके समुचित व समन्वित विकास हेतु अलग राज्य की जरूरत है, जिसे सरकार अमल में नहीं ला रही है। अतः मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि अलग गोरखालैंड राज्य की इस न्यायोचित मांग को स्वीकार करते हुए घोषणा करें तथा सबके साथ समानता का व्यवहार करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तेलंगाना राज्य का निर्माण ना तो राजनीतिक था और ना ही आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया था, बल्कि यह तेलंगाना के लोगों की आशा, अपेक्षा, भावनाओं तथा जरूरतों के अनुरूप लिया गया था तथा हमारे चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए ही लिया गया था, जिसे गठबंधन की समन्वय समिति ने भी अपनी सहमति दी है। तेलंगाना राज्य में 10 जिले बनाए गए थे। शुरुआत में 10 वर्षों के लिए हैदराबाद दोनों राज्यों की कॉमन राजधानी चुनी गई थी। जल, वन, खनिज सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, जिसकी सिफारिशों के अनुरूप न्यायोचित बंटवारा किया जाए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद न हो तथा दोनों राज्यों के निवासी शांति, बंधुत्व व सद्भावना के साथ रह सकें। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूँ कि अलग राज्य की घोषणा के बाद किसी भी तरह की हिंसा न हो तथा शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न हो, इसके लिए हमारी सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए, जैसे डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिक्वेट नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल तथा धारा 144 लागू करना। जहां तक गोरखालैंड, बोडोलैंड, विदर्भ, उत्तर प्रदेश का 4 राज्यों में विभाजन तथा अन्य राज्यों के गठन परिप्रेक्ष्य में मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि गोरखालैंड व बोडोलैंड टेरिटरीज में वहाँ की राज्य सरकार के अतिरिक्त स्थानीय लोगों द्वारा स्वायत्त शासन का प्रावधान है। उन्हें अपने क्षेत्र में विकासात्मक कार्य करने का उत्तरदायित्व दिया जा चुका है। इसके अलावा हमारी सरकार ने इन सभी नए राज्यों की गठन की मांगों को ध्यान में रखते हुए एक 15 सदस्यों वाली कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया, जो इन सभी राज्यों का दौरा करके विस्तृत अध्ययन के बाद जो भी सिफारिश देती है उसके अनुरूप सही समय पर सही तरीके से सही निर्णय लिया जाए। धन्यवाद महोदय। Now the House will take up consideration to the National Sports Development Bill 2023 that already has been introduced in last session. Sports Minister, please. धूप में निकलो, घटाओ में ना कर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देते। Honorable Speaker Madam, I have great pleasure and privilege to take up consideration on the National Sports Development Bill 2023. This will be milestone and a new chapter in the history of sports and games. The very purpose of this bill is to provide for development of sports in India, coordination of national teams, for participation in international events, fair and transparent functioning of autonomous sports bodies and welfare management for sports persons. Salient features and provision of this bill are holding preparatory coaching camps for the national teams, individual athletes including 4 probable, central government undertake measure to drug-free sports and eliminate goal of age, gender discrimination and sexual harassment of women in sports, and make recommendation to the central government in consultation with national sports federation from time to time for promotion and development of sports. The Sports Authority of India shall submit annually a detailed report to central government for causing it to be laid before each House of Parliament. Every section contains an audit, financial statement, a comprehensive report of activities and achievements against its approved annual plan. Measures taken for coach development, measures taken to promote indigenous sports, measures taken to create facilities for training of elite athletes and performance of the activities of the Authority of India
including training of athletes and their inclusion in the national teams. Thanks, madam. Motion moves. Miss Tanupriya. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ क्योंकि हमारे देश की जो राष्ट्रीय स्तर की टीमें हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिसका प्रावधान इस बिल में है। इस बिल से खेलों में जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करने के लिए एफिलिएट स्पोर्ट ट्रिब्यूनल का प्रावधान है, जो किसी भी प्रकार के विवाद का सही निपटारा करने में सहायक होगा। इस बिल से खेल संघों में वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए उनके बजट में अन्वेषण का प्रावधान है, जिससे अनियमितताओं को रोकने में सहायता मिलेगी। इससे खिलाड़ियों के ड्रग फ्री रहने, आयु, लिंग के आधार पर होने वाले भेदभावों को रोकने में सहायता मिलेगी। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। Miss Preeti Pradeep. Honorable Speaker Madam, I strongly favor this bill for the development of sports activity in our country due to the following reasons. First, since it has provision to promote the sportsmen to win medals in international games and in Olympic games. Second, it will help to eradicate the political influence over the games. Third, this bill plays an important role in the selection of athletes and players on the basis of their performances. And at last, this bill will help to control the use of unfair practices and drugs which is used by some sportsmen. So I favor this bill. Thank you, Speaker Madam. माननीय नेता प्रतिपक्ष प्रिंस राज। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस बिल से सहमत नहीं हूँ। मैं इस बिल का विरोध करता हूँ क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षक मिलने के बावजूद भी हमारे खिलाड़ी ओलंपिक तथा अन्य खेलों में अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पा रहे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं खेल मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या 2-4 गोल्ड मेडल लाकर हम अपने भारत को महान भारत बना पाएंगे? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या खेलों में आयु, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है या महिला खिलाड़ियों के साथ शोषण किया जाता है? आए दिन अखबार और न्यूज चैनल्स में यह खबर सामने आती है कि किस प्रकार से खिलाड़ियों के साथ शोषण किया जाता है, खास तौर पर महिला खिलाड़ियों के साथ। माननीय, अब बात सिर्फ खेल का जीतने का और मेडल्स का नहीं रह गया है। अब सरकार को यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पहले के मुताबिक खिलाड़ियों को अधिक सुरक्षा एवं सम्मान दिया जाए, खास तौर पर महिला खिलाड़ियों को, और खेलों को बढ़ावा देने के लिए नए युवाओं को प्रोत्साहित किया जाए। माननीय, अभी भी खिलाड़ियों के सिलेक्शन में प्रतिस्पर्धा नहीं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ियों का सिलेक्शन होता है उसमें भाई भतीजावाद एवं क्षेत्रवाद का बहुत अधिक बोलबाला है। क्या इसको रोकने के लिए इस बिल में कोई प्रावधान है? अगर नहीं तो इस बिल के पास होने से क्या तुक बनता है? क्या सरकार इसकी गारंटी देती है कि आने वाले सालों में ऐसे नहीं किया जाए? और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ सालों से विभिन्न मैचों के दौरान किस प्रकार से सट्टेबाजी हो रही है और कितनी अधिक मात्रा में हो रही है। यह आंकड़ा आईपीएल मैचों के दौरान और अधिक बढ़ जाता है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। क्या सरकार इसको रोकने के लिए इस बिल में कोई प्रावधान लाया है? क्या सरकार इसकी कोई गारंटी देती है? और माननीय, मैं अपने नए युवा खिलाड़ियों के लिए 2-4 पंक्ति कहना चाहता हूं कि हर एक संकट का हल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। माना कि अंधेरा बहुत है और चारों ओर नाकामी है, माना कि अंधेरा बहुत है और चारों ओर नाकामी है, माना कि थक्कर टूट रहे और सफर अभी दुर्गामी है, जीवन के आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया, माना कि थककर सपनों का नींदों में आना छूट गया, माना कि हिम्मत टूट गई, आंखों में निराशा छाई है, माना कि हिम्मत टूट गई, आंखों में निराशा छाई है, माना कि चांद पर ग्रहण है और रात अभी गहराई है, पर श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। मास्टर अद्वितीय। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस बिल के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि इस बिल में यह प्रावधान है कि ड्रग्स लेने वाले खिलाड़ियों को रोका जाएगा, परंतु इस बात की क्या गारंटी है कि उन्हें रोका जा सकेगा और उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होगी? इस बारे में तो इस बिल में कुछ उल्लेख है नहीं।
माननीय महोदया, इस बिल में यह भी प्रावधान है कि कोई भी मंत्री खेल संघ का अध्यक्ष नहीं बनेगा, परंतु इस बिल में यह उल्लेख होना चाहिए था कि कोई भी राजनीतिज्ञ खेल संघ का अध्यक्ष ना बने, जिससे खेल के ऊपर राजनीति का प्रभाव ना पड़े। हाल ही में हुए IPL में हमने बहुत सारी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और धांधलियां सामने देखी है। क्या ये बिल उन्हें रोक पाएगा? यदि नहीं तो इस बिल से हमें क्या फायदा? धन्यवाद महोदय। Honorable Prime Minister. Honorable Speaker, Madam, having agreed with the content and provision of Mr. Sport Development Bill 2023, I endorse this bill as a step to uplift the sport and game in our country. This bill has adequate provision for unethical practices like doping, fraud affairs, and sexual harassment. It emphasizes on providing international level coaching and other facilities to team as well as individual athletes, with a view to end the fraud of medals, Olympic, Asian Games, and Commonwealth Games, by bringing up their performance at public international level. The most important parts of the bill is to have curb the existing irregularities in annual financial statement in the bill. This bill brings all the sport and athletic federation, including BCCI, under the Act of Information Act 2005. This bill therefore will help to ensure transparency in the functioning of various sport federations. That's why I humbly request to all the members of House to support this bill and get it passed by remarkable majority. Thank you, Madam. Master Pratyush. Honorable Speaker, Madam, I am totally disagreeing with the provisions of the proposed bill, and many things which could help in the development of sports have been left in this bill. This bill cannot prevent such financial irregularities which is presently going in different sports federations like BCCI, Indian Olympic Association, and Indian Hockey. There is also a big irregularities in the funding of IPL. Honorable Ma'am, can this bill in its present form will prevent such financial lacuna? As we know, ma'am, presently many politicians are holding the sports person of federations, and which all practices are not considered as a good practice as far as performance of the player and rule and regulation of the sports are concerned. Ma'am, can this bill have enough provision to stop such practice? Honorable Ma'am, once again that I express unsatisfaction with this bill. Thank you, ma'am. माननीय खेल मंत्री जी कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा इस बिल के संबंध में व्यक्त की गई आपत्ति और संदेहों को ध्यानपूर्वक सुना। मैं आपके माध्यम से सम्मानीय सभी सदस्यों को यह आश्वस्त करता हूं कि यह बिल सभी आपत्तियों और संदेहों का निराकरण करेगा। जैसा कि इस बिल में वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए खेल संघों के बजट का अंकेक्षण करने सहित पर्याप्त प्रावधान है। यह बिल मंत्रियों को खेल संघों में पद धारण करने से लिए रोकने के लिए कारगर होगा। महोदय, यह बिल हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन सुधारने, शक्तिवर्धक दवाओं के सेवन को रोक सहित अन्य मुद्दों पर हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप खरा उतरेगा। इतना ही नहीं, खेल संघों के बजट तथा कर प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए BCCI सहित सभी खेल संघों को सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत लाने का प्रावधान इस बिल में है। महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहूँ कि IPL 6 के दौरान सामने आई मैच फिक्सिंग, स्पोर्ट फिक्सिंग और सट्टेबाजी ऐसी घटनाओं को इस बिल के तहत अपराध की श्रेणी में रखा गया। इतना ही नहीं, इसमें संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कठोर बाय पर्याप्त सजा के प्रावधान भी इस बिल में है। अतः सभी माननीयों से मेरा निवेदन है कि इस बिल का तहे दिल से स्वागत करते हुए इसे सदन में प्रचंड बहुमत से पारित करवाया जाए। धन्यवाद महोदय। The question is that the bill to improve performance of our players and develop sports in our country at par with international standards be taken into consideration. Those who are in favor will say aye. Yes. Those who are against, please say no. No. I think yes have it, yes have it, yes have it. The motion is adopted. Now the question is that clause 2 to 7 stands part of the bill. Those who are in favor, please say aye. Yes. Those
Yes, have it. Yes, have it. Yes, have it. The motion is adopted. Clause 2 to 7 stands part of the bill. Now the question is that clause 1, the enacting formula and the title stands part of the bill. Those who are in favor, please say aye. Yes. Those who are against, it may say no. No. I think yes, have it. Yes, have it. Yes, have it. The motion is adopted. Sports Minister, please. Madam, I move the bill be passed. Thank you, madam. Motion moved. The bill is passed. Those who are in favor, please say aye. Yes. Those who are against, please say no. No. I think yes, have it. Yes, have it. Yes, have it. The motion is adopted and bill is passed. Now House is adjourned to meet again on 17th of September 2023 at 11 a.m.